रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका जो भविष्य था ये बहुत ज़्यादा उज्जवल था, लेकिन महज एक छोटी सी ये गलती ये लड़की करती है जिसकी वजह से इसकी पूरी जो ज़िंदगी होती है वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करें दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी कानपुर की है और इसी कानपुर के अंदर एक इलाका लगता है, बर्रा इलाका। और इसी बर्रा इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम नरेंद्र कुमार है। जो नरेंद्र कुमार हैं ये पेशे से एक धुलाई सेंटर है, वहीं पर ये काम किया करते थे जहाँ पर गाड़ी कारें वगैरह धुला करती थी। मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नरेंद्र कुमार की फैमिली में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। जो बेटी थी उसका नाम हंसिका था, लेकिन जो बेटी थी ये पढ़ने लिखने में इतनी ज़्यादा होशियार थी कि जब इसका हाई स्कूल आता है तो हाई स्कूल में ये 90% मार्क्स लेके आती है। अब जब हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती है तो उसके बाद में इंटर की भी अच्छी तैयारी करती है। इंटर में जो रिजल्ट आता है तो वो भी एक तरीके से पिता के लिए गर्व के क्षण थे, क्योंकि इंटर में भी इस लड़की के जो मार्क्स आए थे वो 90% से ऊपर थे। अब हाई स्कूल और इंटर में इतनी टॉप क्लास रैंकिंग इस लड़की की, तो इस लड़की के जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि बेटी पढ़ने लिखने में तेज है और अगर मैंने इस बिटिया को पढ़ा लिया तो पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगी, और अच्छी पोस्ट पे अगर बिटिया पहुंच गई तो हो सकता है कि परिवार की गरीबी वगैरह मिटा दे। इसलिए जो पिताजी होते हैं हंसिका के पास आते हैं, बिटिया के पास, और आने के बाद में कहते हैं कि बिटिया मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ही सारा फोकस कर लो, किसी चीज़ की तैयारी वगैरह कर लो। तो जो बेटी हंसिका होती है वो कहती है कि हाँ पिताजी मेरा भी मन है, मैं भी तैयारी करना चाहती हूँ। अब चूंकि जो हंसिका थी उसने हाई स्कूल और इंटर में मैथ्स ले रखा था, तो इसलिए ये आईआईटी का सपना देखती है। इसलिए अपने पिता से कहती है कि मैं आईआईटी की तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छा, जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी हंसिका से कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ने लिखने में तो तेज़ हो, जिस चीज़ में तुम्हारा मन करे उस चीज़ की तैयारी कर लो। लिहाजा जो हंसिका होती है अब आईआईटी की तैयारी करने लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आईआईटी की तैयारी करनी हो या तो कोटा जाना पड़ेगा या फिर कानपुर जाना पड़ेगा। लेकिन जो हंसिका थी चूँकि ये कानपुर की ही थी तो यहाँ पर कानपुर में ही ये अपनी कोचिंग करने का फैसला लेती है। अब कानपुर में ही कोचिंग करने का फैसला लेती है। अब वैसे तो ये अपने घर पे रहा करती, लेकिन जब इसका कोचिंग का समय होता तो अपनी कोचिंग चली जाती, उसके बाद लौट के आती। यानी 1 साल तक ये दिन और रात मेहनत करती है। दिन रात कुछ इस कदर मेहनत करती है कि आस पड़ोस के लोग भी हंसिका को देखने को तरस जाते हैं। हर कोई यही कहता था कि अगर बिटिया हो तो यहाँ पर नरेंद्र कुमार जैसी हो, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में इतनी ज़्यादा होशियार है, साथ के साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई करती है। लिहाजा फिर क्या था, उसके बाद में आईआईटी का ये एग्ज़ाम देती है और किस्मत इसकी अच्छी रहती है कि जो आईआईटी का जो रुड़की कॉलेज है वो रुड़की मिल जाता है, आईआईटी रुड़की इसको मिल जाता है। अब दोस्तों आईआईटी रुड़की कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। जो लोग आईआईटी में हैं, जो लोग इस फील्ड से हैं, वो लोग आईआईटी रुड़की की अहमियत को जानते हैं। अब लिहाजा जब आईआईटी रुड़की में इसका नंबर आ जाता है तो तमाम रिश्तेदारों में इस हंसिका का जलवा हो जाता है। हर कोई हंसिका के बारे में ही बात कर रहा था, गाँव के अंदर भी लोग हंसिका के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों आईआईटी रुड़की का यही मतलब है कि आईआईटी रुड़की का मतलब अगर शुरुआती पैकेज की बात करें तो भी 10 लाख रुपए से लगता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी इस हंसिका के लिए। अब लिहाजा हंसिका जो थी जब आईआईटी रुड़की हासिल कर लेती है तो उसके बाद में घर के अंदर इसका रसूख हो चुका था। अब जो चाहती वो खाती, जो चाहती वो पहनती। अच्छा, जो माता पिता थे वो भी बिटिया हंसिका की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, क्योंकि बाप ने अपना पेट काट कर, अपना तन काट कर इस बच्ची की पढ़ाई के लिए, इसकी कोचिंग के लिए पैसे दिए थे। अब ऐसे में बच्ची ने अपनी जो कोचिंग की थी उस पर वो खरी भी उतरी थी। लिहाजा उसके बाद में जो बाप था अभी भी अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 4 अगस्त साल 2023। और इसी 4 अगस्त साल 2023 को जो हंसिका होती है ये अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊँगी। अब 1 साल से जो बिटिया घर से बाहर निकली नहीं है, लगातार पढ़ाई कर रही है। तो जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। उसके बाद में जो हंसिका होती है वो चली जाती है। अब इधर माँ जो थी वो थोड़ा बहुत देर तक तो अपने कामकाज में बिजी होती है, लेकिन जिस समय तक बेटी को लौट आना था उस समय तक जब बिटिया लौट कर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जो हंसिका की माँ होती है यानी नरेंद्र कुमार की पत्नी, उनको थोड़ी चिंता होती है। अब जब उनको चिंता होती है तो चिंता होने के बाद में वो सीधा अपनी बिटिया को कॉल लगाती हैं, लेकिन जब कॉल लगाती हैं तो नंबर स्विच ऑफ। उसके बाद में इधर उधर जाती भी हैं, थोड़ा बहुत ढूंढने की भी कोशिश करती हैं,
लेकिन हंसिका की जो माँ थी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी भी तरीके से अपने पति नरेंद्र कुमार को ये बात बताएं कि बिटिया भी नहीं आई है, क्योंकि बिटिया जवान थी, अकेले गई थी। तो हो सकता है कि नरेंद्र कुमार अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा वगैरह कर जाते। लेकिन कर्रा दिल कर जो नरेंद्र कुमार की पत्नी होती है वो नरेंद्र कुमार के पास पहुंचती है। एंड पास पहुंचने के बाद में वो नरेंद्र कुमार से कहती है कि सुनते हो, जो हमारी बिटिया है वो अभी घर नहीं आई है। अब नरेंद्र कुमार पूछते हैं कितने टाइम की गई हुई है और क्या कह कर गई थी। तो जो नरेंद्र कुमार की पत्नी होती हैं वो बताती हैं कि काफ़ी देर हो गई उसको गए हुए और उसने कहा था कि वो बस जा रही है और लौट आएगी, थोड़ा मार्केट का काम है। अब लिहाजा नरेंद्र कुमार जब ये बात सुनते हैं थोड़ा सा उन्हें भी चिंता होती है, थोड़ा सा उन्हें भी परेशानी होती है। इसलिए नरेंद्र कुमार भी तुरंत अपनी बिटिया का कॉल लगाते हैं, लेकिन कॉल लगाते हैं तो नंबर स्विच ऑफ। अब बड़ा परेशान है, हताश ये पति पत्नी लगातार ढूंढ रहे हैं, हर उस व्यक्ति के पास में जा रहे हैं जो हंसिका को जानता था, उसकी जितनी सहेलियां जितनी दोस्त थी उन सब के पास जा रहे हैं, लेकिन हंसिका के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय आ जाता है। दोनों पति पत्नी अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे कि जवान बिटिया है इस तरीके से कहाँ चली गई, किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्या कह कर गई थी, ये नरेंद्र कुमार बार बार अपनी पत्नी से भी पूछ रहे हैं। अब पत्नी बेचारी जितना उसको पता था उतना बता देती, लेकिन जैसे ही रात के 10:30 बजे के आसपास का समय होता है, जो नरेंद्र कुमार होते हैं उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पर उसका एक मैसेज का जो टोन होता है वो आता है। अब जैसे ही मैसेज की आवाज़ आती है तो जो नरेंद्र कुमार होते हैं उस मैसेज को खोल के देखते हैं, तो जो मैसेज था वो हंसिका के नंबर से ही था। लिहाजा जो नरेंद्र कुमार होते हैं सोचते हैं कि चलो ठीक है, बिटिया परेशान थी, हो सकता है कहीं हो, फंस गई हो, मोबाइल डाउन हो गया हो। अब कम से कम बिटिया के मोबाइल से एक मैसेज आ गया है तो देख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा जो नरेंद्र कुमार होते हैं अब इस बिटिया का मोबाइल खोलते हैं, सॉरी जो अपना व्हाट्सअप था वो व्हाट्सअप खोलते हैं। अब जैसे ही व्हाट्सअप खोलते हैं तो उस व्हाट्सएप के अंदर एक ऑडियो मैसेज था और एक वीडियो थी, और जैसे ही ये नरेंद्र कुमार उस वीडियो को देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर उनकी बेटी तो मौजूद थी हंसिका, लेकिन वो एक चेयर पर एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा था, बाल थोड़े से अस्त व्यस्त थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। और उसके बाद में वो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में घबरा जाते हैं। उसके बाद में फैसला करते हैं कि चलो ऑडियो को सुन लेते हैं। अब जब ऑडियो को सुनते हैं तो उस ऑडियो में एक व्यक्ति बात कर रहा है और वो व्यक्ति बोल रहा है कि दरअसल तुम्हारी बेटी मेरे हवाले है, सॉरी मेरे कब्ज़े में है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को मैं सही सलामत तुम्हें बरामद कर दूं, सही सलामत उसको उसके घर पहुंचा दूं, तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि ये 10 लाख रुपए तुम्हें हंसिका के अकाउंट नंबर में ही डालने पड़ेंगे और उसके बाद में मैं उसके अकाउंट से निकाल लूँगा। लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी और कोई भी पुलिस को या किसी को बताने की कोशिश की तो फिर समझ जाना कि अंजाम क्या होने वाला है। और मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, और अगर 3 दिन के अंदर तुमने 10 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं किया तो उसके बाद में तुम्हारी जो बेटी है उसके साथ मैं क्या करूँगा, इसका अंजाम तुम सोच नहीं सकते। अब लिहाजा उसके बाद में जो फ़ोन होता है ये फ़ोन कट जाता है। अब जो नरेंद्र कुमार होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो पत्नी है वो भी परेशान है। आखिरकार सुबह होती है और सुबह होने के बाद में जो नरेंद्र कुमार होते हैं सीधा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं कि साहब इस तरीके से उनकी जो बेटी हंसिका है ये मार्केट किसी काम से गई थी, हम लोगों ने बहुत ढूंढा, जब वो नहीं आई उसके बाद में उसके मोबाइल से एक मैसेज आता है, उसमें साहब ये वीडियो था और ये ऑडियो था, आप खुद सुन लीजिए। जो किडनैपर है वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और अगर 10 लाख रुपए हमने उन्हें नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उसके साथ में कुछ भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि बिटिया जबान है। अच्छा, पुलिस वाले जब ये ऑडियो क्लिप को सुनते हैं और साथ के साथ उस वीडियो को देखते हैं, पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो दिन दहाड़े अपहरण कर ले रहा है और इतनी बड़ी डिमांड रख रहा है। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं ये इस परिवार को दिलासा देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आपने कंप्लेंट लिखा दी है, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी घर चले जाइए। अब इधर जो नरेंद्र कुमार थे ये अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जो पत्नी होती है अभी ज़ारों कतार रोने लगती है कि तुमने ये पूरा मामला पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसको पता चल गया पुलिस के सामने बात है तो हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ में कुछ गलत कर दे। अब जब पत्नी इस तरीके की बात पति से कहती है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र कुमार के जहन में भी ये चीज़ें आती हैं, और नरेंद्र कुमार को भी लगता है कि शायद उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद कुछ करना चाहिए। अब उसके बाद में जो बेचारा नरेंद्र कुमार होता है ये चला जाता है अपने रिश्तेदारों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, ताकि पैसे उगा सके, अपने गांव चला जाता है।
उधर जैसे ही ये गांव जाता है तुरंत नरेंद्र कुमार का जो बेटा था उस बेटे के फ़ोन पर फिर से फ़ोन आता है हंसिका का। अब हंसिका रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि क्या हुआ पैसों का, पापा कहाँ है। तो जो भाई होता है हंसिका का वो कहता है कि पापा गांव में पैसा इकट्ठे करने के लिए गए हैं और यानी अगले दिन तक तुम्हें, यानी कल का दिन बीच है और परसों तक तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। उसके बाद में उनको दरिंदों को दे देना, वो तुम्हें छोड़ दें, लेकिन उनसे कह देना कि दीदी वो आपको मारे नहीं। अब जैसे ही ये बात सुनती है तो वो कहती है कि भैया जल्दी करो और पिताजी से बोल दो कहीं से भी कुछ भी कर 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दें। और अगर 10 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं किया तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, मुझे किसी के हाथ बेच सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ गलत काम कर सकते हैं। और इतना कहते ही जो हंसिका होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब जैसे ही हंसिका का भाई बात कर रहा था, लेकिन हंसिका की माँ जब तक फ़ोन लेने की कोशिश करती है वो तो फ़ोन कट जाता है। और हंसिका की जो माँ होती है जब वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या कुछ कह रही थी बिटिया, तो जो भाई होता है हंसिका का वो सारी बात बताता है। जब वो सारी बात बताता है तो उस बात को सुनने के बाद भी जो हंसिका की माँ होती है उसको एक तरीके से गश्त आ जाता है, चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। बहरहाल डॉक्टर वगैरह को बुलाया जाता है, हंसिका की माँ का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। उधर शाम तक जो बेचारा नरेंद्र कुमार था ये भी लौट आता है। लौट आने के बाद में कहता है कि 5 लाख रुपए जैसे तैसे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि कल का दिन बीच में है क्योंकि हमने परसों का वादा किया है। और अगर कल का दिन बीच में है और उस बीच के दिन में हमें कहीं ना कहीं अगर 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया तो हम उसको पैसे दे देंगे, वो हमारी बिटिया को छोड़ देगा। अब इतना ही सब कुछ हो रहा था कि इसी बीच में जो हंसिका थी ये फिर से फ़ोन करती है और फिर से फ़ोन करने के बाद में अपने पिता से बात करती है, सारी बात रो रो कर पिता को बताती है। पिता भी रोने लग जाता है। पिता कहता है कि बिटिया तुम चिंता मत करो, मैं 5 लाख रुपए तो ले आया हूँ और 5 लाख रुपए मैं कल बंदोबस्त कर दूंगा। हंसिका कहती है ठीक है पापा, और उसके बाद में फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन इधर जो नरेंद्र कुमार था ये परेशान तो था, लेकिन इसी बीच में जो पुलिस थी जिसमें वो कंप्लेंट ऑलरेडी लिखा चुकी थी, पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है। सबसे पहले हंसिका का मोबाइल नंबर, इसकी लास्ट लोकेशन वगैरह ट्रैक की जाती है। जब लास्ट लोकेशन ट्रैक की जाती है तो पता चलता है कि लास्ट लोकेशन तो कानपुर की ही है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है और जो लास्ट लोकेशन मिली थी उस लोकेशन पे जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे तकरीबन 5 टीमों का गठन करते हैं। इसमें टेक्निकल टीमें होती हैं, इसमें क्राइम ब्रांच की टीम होती है और उसके बाद में सबसे पहले इस आस पड़ोस के जो इस नरेंद्र कुमार का घर था उस घर से लेकर सड़क तक जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है। और दोस्तों जब बारी बारी से सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है तो वहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस हंसिका का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू करते हैं। और जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू करते हैं तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मिलती है। इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट मिलती है उस पोस्ट के अंदर हंसिका के साथ में एक लड़का मौजूद था। अब पुलिस वाले जैसे ही उस लड़के को देखते हैं समझ जाते हैं कि ये लड़का ज़रूर से ज़रूर हंसिका के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले उस लड़के के घर पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये जो लड़का है ये तो ऑलरेडी उसी दिन से गायब है जिस दिन से हंसिका गायब है। अब पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का उस पोस्ट में दिखाई पड़ रहा है, ये हंसिका का या तो किडनैपर है और यह हंसिका के बारे में ये बहुत अच्छे से जानता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब उस हंसिका के साथ साथ इस लड़के का भी नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं। इतने में ही पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये जो लड़का था और जो हंसिका थी दोनों पैदल जाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। अब पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि जो लड़का है ये हंसिका को बहला फुसला कर कहीं लेके गया होगा, उसके बाद में इसने अपहरण कर लिया होगा और उसके बाद में पैसों की डिमांड कर रहा होगा। लिहाजा उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस वाले अब जो लोकेशन थी अपने मुखबिर पुलिस वाले एक्टिव कर चुके थे। पुलिस वालों को एक लोकेशन लखनऊ की मिलती है। पुलिस वाले जब लखनऊ पहुँचते हैं तो वहाँ भी नहीं होती है। थोड़ी ही देर के बाद में पुलिस वालों को बस्ती की लोकेशन मिलती है। अब पुलिस वाले बस्ती पहुंचते हैं। बस्ती में एक होटल से हंसिका और उसके साथ में जो लड़का था जिसका नाम राज सिंह था, इन दोनों को अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की ये बात थी कि जब होटल से इन दोनों को अरेस्ट किया गया था तो उस समय हंसिका राज सिंह के साथ में बहुत ही कंफर्ट तरीके से बैठी हुई थी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि किसी का अपहरण हुआ हो तो वो इतनी ज़्यादा कंफर्ट तरीके से बैठी हुई हो। लिहाजा पुलिस वाले इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं, इन दोनों से पूछताछ करते हैं। और दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो ऐसी कहानी ये हंसिका सुनाती है जो इतनी ज़्यादा विध्वंसक थी, इतनी ज़्यादा रिश्तों को तोड़ देने वाली थी कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सुनने के बाद में दंग रह जाएंगे। दरअसल हंसिका बताती है कि जब वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसने हाई स्कूल इंटर अच्छे नंबरों से पास किया, तो उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा
तुम पढ़ने लिखने में तेज़ हो तो क्यों ना किसी चीज़ की तैयारी कर लो। तो मैंने पिता से IIT करने की इच्छा जताई। उसके बाद मैं IIT की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं कानपुर कोचिंग के लिए जाती थी कि उसी दौरान इसकी मुलाकात राज सिंह से होती है। अब राज सिंह से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में राज सिंह से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं और उसके बाद में छुपते छुपाते ये दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ में जब शादी करते हैं तो शादी करने के बाद में जो हंसिका होती है ये अपने घर आ जाती है। राज सिंह अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही इधर हंसिका को IIT रुड़की मिलता है, अब हंसिका को ये लगता है कि उसे अपने पति के घर होना चाहिए। लिहाजा जो हंसिका होती है अपने पति को कॉल करती है, राज सिंह को, और कॉल करने के बाद में कहती है कि वो ऐसे अकेले नहीं रह सकती, बेहतर यही होगा कि तुम उसको लेके चले जाओ। तो जो राज सिंह होता है वो कहता है कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। अगर तुम्हें आने का इतना ही शौक है तो तुम पैसे लेके आ जाओ। अब जो हंसिका होती है कहती है वो कहाँ से पैसे लेके आएगी। उसके बाद में ये दोनों प्लान बनाते हैं। हंसिका के अपहरण का प्लान बनता है और हंसिका के पिता से ही 10 लाख रुपए ऐंठने का ये लोग प्लान बनाते हैं। उसके बाद में हंसिका और राज जाते हैं एक कमरे के अंदर, गर्मी के अंदर फैन वगैरह बंद करके एक वीडियो क्लिप शूट की जाती है जिससे हंसिका को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ जाए। उसके बाद में उस वीडियो को भेजा जाता है। बाद में एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जाता है जिसे वॉइस चेंजर की मदद से बदल दिया जाता है और उसके बाद में ये पूरा जो खेल होता है वो शुरू होता है। लेकिन दोस्तों यकीनन जब इस पूरी कहानी का खुलासा होता है और जब इस लड़की को जेल में डाला जाता है, जब पत्रकार इस लड़की से सवाल करते हैं तो इस लड़की के चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं थी और ये जो पत्रकार थे उनसे यही कह रही थी कि मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ में चाहे जो करूं, आप कौन होते हो। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरानी की ये बात है कि एक बाप जो अपना तन काट कर, अपने सपने काट कर, सपने सब कुचल कर अपनी बिटिया को पढ़ा रहा है और वही बिटिया जो है अपने पिता के साथ में कुछ इस तरीके का छल करे। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें शोएब MD लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है साबिज भाई, कभी कभी मेरा भी नाम ले लीजिएगा और आपका सब्सक्राइबर हूँ मोहम्मद शुएब जी। अगर आप हमारी रिसेंट वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो डेली मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। उसके बाद में शरियन शर्मा लिखते हैं लोकेशन बहुत अच्छा है शाबिज भाई। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत UP से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी सुहेल हैं जो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज मलिक भाई साहब, आदाब, सलामत रहिए, मोहब्बत की नगरी आगरा की कहानी बहुत अजीब थी। तो लोकेशन भी आपका अच्छा है, शुक्रिया भाई। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नरगिस बानो का है। नरगिस बानो लिखती हैं कि बहुत ही बढ़िया कहानी है और मौसम भी हरियाली से भरा हुआ है, शुक्रिया बहन जी। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत बढ़िया। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं भाई आपके लिए मैं और मेरी वाइफ दुआ करते हैं कि आप अच्छे से काम करें और आप तरक्की करें। तो दिनेश कुमार जी आप और आपकी वाइफ दीप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी भाईजान, लोकेशन भी अच्छी है, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में JK अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी। तो JK अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, सुरेंद्र शर्मा कमेंट्स करते हैं, राजस्थान से सुनते हैं। हैदर अली गोरिया हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई जी। वहीद जट इनका नाम है, शुक्रिया मेरे भाई। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं आप बैक साइड की खेती देखकर मुझे अपने UP की ससुराल याद आ गई, तो बहन शुक्रिया आपका। हैदर जी कमेंट्स करते हैं, सोहनलाल सेतिया जी कमेंट्स करते हैं, फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं हम मुंबई में रहते हैं और 4 से 5 साल का टाइम हम गांव में थे, हमारा गांव जौनपुर शाहगंज के बीच में है, तो बहन शुक्रिया आपका बताने के लिए। मीना जी नमस्ते लिखती हैं, दत्तास करके ID लिखते हैं हाय सर, शुक्रिया। साहिल जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये भी दिनेश कुमार जी का है। उसके बाद में अलबफा जी कमेंट्स करते हैं, फरजाना सिद्दीकी जी कमेंट्स करती हैं, दिनेश कुमार जी, सचिन चौधरी जी। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।